आखिर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग के भीतर जो हमें उस रिश्ते में नहीं टिकने देती है? पहली नज़र में प्यार हो जाता है। कभी हमने सोचा ऐसा क्यों होता है, फॉलिंग इन लव। तो आज रिलेशनशिप या डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, उसका एक कारण ये है राहुल कि एक व्यक्ति का इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना ज़रूरी है, और इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखकर कोई भी इंसान है वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से और अपग्रेड कर सकता है। आपके इमोशंस ही तो हैं जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पहला चीज़, पर्पज़ का होना कितना ज़रूरी है एक लाइफ को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने में। किसी भी रिश्ते के चलने के पीछे क्या सिर्फ प्यार ही इम्पोर्टेंट होता है? ज़्यादातर लोगों की गलती यह है कि लोग अपने रिश्ते को सिर्फ प्यार से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए 3 चीज़ चाहिए, और इन तीनों चीज़ की कमी अगर रिलेशनशिप में होगी तो रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। वो 3 चीज़ क्या हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज बात करेंगे रिश्तों की उस केमिस्ट्री की जिसे जानकर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। रिश्तों में आखिर तकलीफ़ें आती क्यों हैं, और अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है तो किस तरह से दिमाग की उन बारीक बारीक चीज़ों को जानकर, केमिस्ट्री को समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं जाने माने NLP एक्सपर्ट, लाइफ और होलिस्टिक हेल्थ कोच डॉक्टर हिमांशु गौर जी, जो रिश्तों की उन बारीकियों को समझने में आज शायद मदद करेंगे। और जिस सवाल का जवाब आप कई दिनों से यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट में आपको अपने उन सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, दोबारा से बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट पे। बिल्कुल सर, और जिस तरह का प्रेम उस पॉडकास्ट को मिला है और जिस तरह की बातचीत हमारे बीच हुई थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चूँकि NLP के विषय में या फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जनरल चर्चा तो हुई है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत बड़ी एक आबादी जूझ रही है। और हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम तो डिस्कस करते हैं, मगर शायद या तो एक्सपीरियंस की कमी या उनकी जो एडवाइस है वो एक एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होने के कारण लोग अपने रिश्ते को सुधारने की बजाय और ज़्यादा ख़राब कर बैठते हैं। और शायद यही कारण रहा कि मुझे लगा कि आप एक बहुत सही व्यक्ति हैं जो ऐसे लोगों के काम आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और आपका ज्ञान जो है उनकी ज़िंदगी को सुधारने में हेल्पफुल हो सकता है। सर, यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हर इंसान एक अच्छा पार्टनर तो अपने लिए चाहता है, अच्छी रिलेशनशिप तो अपने लिए चाहता है, मगर जाने अनजाने में न जाने क्यों कुछ दिनों के बाद फिर थोड़ा सा ऐसा डाउनफॉल आता है, कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि वो रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। आखिर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग के भीतर जो हमें उस रिश्ते में नहीं टिकने देती है? रिलेशन हमारी लाइफ का एक पैरामीटर है, राइट, और जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई लव गुरु नहीं हूं, और लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव आपके जॉब पर भी पड़ने वाला है, आपके करियर पे भी पड़ने वाला है, आपके फाइनेंस पे भी पड़ने वाला है, और इवन आपकी मेंटल बीइंग पे भी पड़ने वाला है। मतलब अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं है तो शायद हो सकता है मानसिक रूप से भी हेल्दी ना हो, और इवन उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पर भी पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। कई बार आपने ये देखा होगा कि जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है या दिल टूट जाता है तो अक्सर उसकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, वो खाना खाना बंद कर देता है, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देता है, बातचीत करना बंद कर देता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, और उसके चेहरे पर दिख जाएगा कि यार इसका ना कुछ ब्रेकअप हो गया है, राइट, या इसका कुछ दिक्कत चल रही है, वो साफ दिख जाएगा। तो उसका प्रभाव आपकी प्रोडक्टिविटी भी पड़ेगा, क्योंकि आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे, आप उतने क्रिएटिव नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि इंसान के जो रिश्ते हैं और जानवरों के जो रिश्ते हैं, बिल्कुल, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब पहला, अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करें और एनिमल रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं। बराबर। मतलब एनिमल्स में जो कॉन्सेप्ट चलता है, जो मॉड्यूल चलते हैं, और इंसान में जो मॉड्यूल चलते हैं रिलेशनशिप के, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इंसान का रिलेशन चलता है लिम्बिक ब्रेन में। लिम्बिक ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, और लिम्बिक ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, दैट्स वाई हमारे रिलेशनशिप भी कॉम्प्लेक्स हैं। एनिमल्स के अंदर ये लिम्बिक ब्रेन होता नहीं है, तो उनके रिश्ते बड़े सिंपल हैं। मतलब अगर आप डॉग्स को देखोगे तो डॉग्स को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा डॉग किसके साथ लाइफ पार्टनर है। बराबर। मतलब आज हो सकता है कि
एक ही डॉग के कितनी सारी फीमेल मल्टीपल हो सकते हैं और उसमें उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं भाई साहब ये मेरी ही है, वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट ज़्यादा आप देखने को नहीं मिलेगा। राइट। लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि नहीं भाई साहब, और कि एक रिश्ता है और एक ही रिश्ता है जिसको लेकर हमें जीवन भर चलना है। और अगर तो ये ऐसा होता क्या है, पहला कारण है लिम्बिक ब्रेन, और दूसरा हमारे ब्रेन के अंदर मॉड्यूल्स जिस तरीके से होते हैं, हमारे अंदर 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल और एक है मेट रिटेंशन मॉड्यूल। तो मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल क्या है, ये एनिमल्स के अंदर भी होता है। ओके। तो अगर आप देखेंगे कि एक मोर जब डांस कर रहा है अपने पंख को खोलकर, लुभाने के लिए करता है। अगर आप डॉग्स को भी देखोगे, अगर आप टाइगर्स को देखोगे या शेर वगैरह को देखोगे, किसी को भी देखोगे, तो वहाँ पर भी ये मॉड्यूल होता है कि दे अट्रैक्ट दी अपोजिट, जो उनका जेंडर है उसको वो अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। और यही सेम चीज़ आपको मेल्स ह्यूमंस में भी दिखेगी। तो अक्सर आपने वो ऐड देखा है, मैन विल बी मैन। तो उस मैन विल बी मैन में क्या दिखाया है कि एक लिफ्ट है, उसमें एक आदमी खड़ा है जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है एक लड़की आती है, वो पेट अपना अंदर कर लेता है। तो आप अक्सर ये देखना, कॉन्शियसली मॉनिटर करने की कोशिश करना कि जब भी कोई अपोजिट जेंडर का पर्सन आएगा, बोथ में, मतलब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, तो मेल उसको लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी छाती बाहर निकाल लेगा, पेट अंदर कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो पोस्चर थोड़ा सा अट्रैक्टिव पोस्चर होता है। फीमेल क्या करेगी, अपने बालों को ऐसे करेगी या अपने बालों को खोल लेगी, या और भी जो उनके वेज होते हैं, ट्राइंग टू सेड्यूस समवन की, हाँ, ट्राइंग टू सेड्यूस नहीं बोलेंगे, इम्प्रेस समवन, कि हाँ भाई आई एम द लाइक अट्रैक्टिव वन, आप मेरी तरफ देखो। तो वो ऑटोमेटिक है। क्यों ऑटोमेटिक है? क्योंकि वो मॉड्यूल है अट्रैक्टिंग द अपोजिट जेंडर पर्सन, वो करना ही करना है। और ये मेल में तो भी होता है और ये फीमेल में भी होता है। तो हम क्यों खूबसूरत दिखना पसंद करते हैं, हम क्यों लाइक अच्छे कपड़े पहनते हैं, या हम अच्छा दिखना पसंद, एक पैरामीटर है कि हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक दूसरा पैरामीटर भी कि वी हैव टू अट्रैक्ट और इम्प्रेस द अदर पर्सन। तो पहला 2 मॉड्यूल है अट्रैक्शन मॉड्यूल, और दूसरा मॉड्यूल क्या है, रिटेंशन मॉड्यूल। रिटेंशन मॉड्यूल का मतलब है कि अब जो लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ गया है उसको रिटेन करना है। हमारा ह्यूमन स्पीशीज़ का इस प्लैनेट अर्थ पर क्या उद्देश्य है, मतलब क्यों, कोई भी अगर स्पीशीज़ की बात करूँ, कोई भी, मतलब कोई भी स्पीशीज़, 84 लाख स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में, उनका इस धरती पे आने के बाद क्या एजेंडा है, हमारे जीन्स का क्या पर्पस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स टू अनदर जनरेशन। हमारे जीन का एक ही एजेंडा है, टू सर्वाइव। ओके, ठीक है, क्या है, टू सर्वाइव। भाई डायनासोर्स ख़त्म हो गए, राइट। इंसान के जीन्स कभी नहीं चाहेंगे कि वो ख़त्म हो जाएं। तो जीन्स का काम क्या है, सर्वाइव करना है। सर्वाइव कैसे करेंगे, जब बेहतरीन जीन्स आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन जीन्स आगे बढ़ेंगे। तो हर जनरेशन जो पहले से पहली जनरेशन है उससे बेहतर है, जो आगे जनरेशन आ रही है वो आज की जनरेशन से बेहतर है, और जो उससे आगे जनरेशन आएगी वो उस जनरेशन से बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे जीन्स हर बार क्या हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। तो पहला चीज़ है बेहतर होना, दूसरा चीज़ है रिप्लिकेट होना, डुप्लीकेट होना और मल्टीप्लाई होना। मल्टीप्लिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम बाकी स्पीशीज़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक ही तो काम है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मल्टीप्लाइंग देयर स्पीशीज़, जनसंख्या को बढ़ाना, जीन्स को बढ़ाना। Right. तो जितने ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी सर्वाइव करने की। तो ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, हमारा काम है अपने जीन्स को, तो पहले के टाइम में आप देखेंगे 6-6 बच्चे, राइट, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे आराम से होते थे। हालांकि वो बात अलग है कि अब हमारा लॉजिक माइंड, कॉन्शियस माइंड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और अब हम इमोशनली ना सोचकर हम कॉन्शियसली, लॉजिकली चीज़ों को सोचकर अपने आप को कंट्रोल करने के ऊपर काम करते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। पहले तो भाई ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है। क्यों? एक फीमेल के अंदर, सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना इस बात को, क्यों एक फीमेल के अंदर कितना पेन होता है। मतलब कहते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पेन वाला प्रोसेस है जब कोई बेबी डिलीवर होता है। मतलब वो जो पेन है वो शायद मेल सर्वाइव भी नहीं कर सकता।
इतना खतरनाक पेन होता है जब डिलीवरी होती है। तो आप सोचिए एक फीमेल जिसने वो एक्सेप्शनल पेन बियर किया हो 24 घंटे तक पेन लेती है प्रेगनेंसी के दौरान में एक फीमेल, और बिकट पेन होता है, मैंने तो देखा है। मतलब इतना खतरनाक पेन होता है कि ऐसा लगता है हड्डियाँ टूट रही हैं और चिल्ला रही है बिकट कि पेन हो रहा है, और इवन पेन दिया जा रहा है थ्रू दी इंजेक्शन, और वो बियर कर रही है। मतलब सोचो आपको एक पेन आपने एक्सपीरियंस किया कि जो आपका लाइफ का वर्स्ट पेन, और उसके बावजूद भी फिर से आप दोबारा से कह रहे हो कि आई हैव टू प्लान दी अनदर चाइल्ड, एंड देन अगेन आई हैव टू प्लान दी अनदर चाइल्ड। मतलब 6 से 7 8 बार अपनी स्वयं इच्छा से आप फिर से वो पेन लेने के लिए तैयार हो। खुद से अंदर से आपके अंदर ना वो आ रही है फीलिंग आ रही है कि एक और बच्चा होना चाहिए, एक और बच्चा। तो ये जो फीलिंग एक फीमेल के अंदर इतना पेन लेने के बाद भी आ रही है, खुद से आ रही है, कोई कह नहीं रहा, खुद से आ रही है कि मेरे को दूसरा बेबी करना है, ये कौन दे रहा है? हमारा बहुत सालों पुराना सबकॉन्शियस जो ट्रेन होगा, ये हमारे जीन्स हैं जो हमें कह रहे हैं कोई बात नहीं, एक और पेन ले ले। उसको अब वो पेन नहीं नजर आ रहा। तो सोचने वाली बात है, ये बहुत गहरी बात है जिसको सोचने की ज़रूरत है कि वो खुद से उसके अंदर फीलिंग आती है, उसके अंदर खुद से फीलिंग आती है। क्यों फीलिंग आती है कि मुझे रिश्ते में जाना? अच्छा, ज़रूरत ही क्या है जी? बराबर, क्या ही ज़रूरत है? अगर पता है, कहते हैं ना, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, शादी का लड्डू ऐसा है। तो क्यों इंसान, पता है जी ये होता है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा है कि करना है? क्यों? ये जीन्स हैं जो हमारे कह रहे हैं कि तुम्हें रिलेशन में आना है और अपनी स्पीशीज़ को, अपनी जीन्स को तुम्हें रिप्लिकेट करना है, तुम्हारा काम है इस दुनिया में आने का। बराबर। तो फीमेल के अंदर वो पावर आती है, वो शक्ति उसको मिलती है जो वो बियर करती है। वो पेन से गुजरती है, उसके बाद भी वो बियर करती है। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में जो रिटेंशन वाला मॉड्यूल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ख़तरनाक है। राइट। तो जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, क्यों कोई लाइफ पार्टनर ये नहीं चाहता कि वो किसी और लाइफ पार्टनर, किसी और व्यक्ति के साथ अपने संबंध बनाए? क्यों ये फीलिंग आती है? बराबर। ये इसलिए आती है क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ जीन कंटेमिनेशन। जब आप किसी और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते में आएंगे तो एड्स होने के और दुनिया भर के जीन्स कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। डिफरेंट। मतलब सोचिए, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता शादी का। बराबर बात है। मतलब एक लाइफ पार्टनर छोड़ो, जिसके दिल आ रहा है उसके साथ आप अपने रिलेशन बनाओ। कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी शादी का, तो कैसा होता सोचिए। चांस क्या होते? चांस होते डिजीजेस ज़्यादा बढ़ने के। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकली इंटीमेट होते हो, फिजिकली आप किसी से रिलेशन में आते हो, तो आप के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जीन्स और आपकी डिजीजेस कंटेमिनेट हो सकती है, बीमारी एक दूसरे में जा सकती है, और ब्लड लाइन भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। राइट। तो इसलिए फिर वो जीन्स हमें फीलिंग देते हैं कि भाई इसे रोक, ये तो जा रहा है दूसरी तरफ, अगर ये दूसरी तरफ गया तो तेरा क्या होगा? तो वो आपको फीलिंग देंगे, जेलसी की फीलिंग आएगी, ईर्ष्या की फीलिंग आएगी, आपको फीलिंग आएगी उसको प्रोटेक्ट करने की। ये सब फीलिंग अंदर से आ रही हैं आपको। बराबर। कभी सोचो ना, क्यों आती है हमें ये फीलिंग? जेलसी की फीलिंग आ ही क्यों रही है यार? लेकिन ये आती है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि जीन्स हमसे ये चाहते हैं कि तुम मत जाओ। दैट्स वाई आवर रिलेशनशिप इज सो मच कॉम्प्लेक्स। ये इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ वाइफ और हस्बैंड की, रिलेशनशिप और भी हैं, फादर के साथ है, मदर के साथ है, दे आर नॉट मच सो कॉम्प्लेक्स। हमारे ब्रदर के साथ हैं, सिस्टर के साथ हैं, फ्रेंड के साथ हैं, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड एंड द वाइफ रिलेशनशिप। तो जब कहते हैं ना फॉलिंग इन लव, यार मुझे तो देखते ही ना इस लड़के से प्यार हो गया, पहली नज़र में प्यार हो जाता है, पहली नज़र में दिल छू जाता है। तो कभी हमने सोचा ऐसा क्यों होता है? फॉलिंग इन लव, फॉलिंग का मतलब क्या है? गिरना, बहना। तो गिरने में कोई एनर्जी नहीं है, गिरने में कोई इफर्ट नहीं है, ठीक है। फॉलिंग मतलब गिर जाना। बिल्कुल। तो पहली नज़र में क्यों उसको प्यार हो गया? तो लव एट फर्स्ट साइट में कोई मेहनत नहीं है। क्यों मेहनत नहीं है? क्योंकि एट दैट टाइम वो जो प्यार लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार है, वो प्यार आप नहीं कर रहे, वो प्यार आपका
जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो लीड कर रहे हैं। तो यू आर ड्रिवन बाय दी डोपामाइन, यू आर ड्रिवन बाय दी सेक्स हार्मोन्स जो आपको कह रहे हैं जी तो रिश्ते में आ। इसलिए आपने देखा है लड़का जो शुरू शुरू में प्यार में आता है, लड़की प्यार में आती है तो ना उसको धूप दिखती, ना उसको ठंड दिखती, ना उसको गर्मी दिखती, ना उसको पैसे की समस्या दिखती, वो हज़ारों किलोमीटर दूर भी ट्रैवल करके चला जाएगा। सही बात है। लड़की का सुबह 4 बजे फ़ोन आएगा ना तो वो सुबह 4 बजे भी उसके घर के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। मतलब 14 फरवरी के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट डालेगा, बर्थडे के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट डालेगा, उसको इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट डालेगा। वो लड़का अपने जीवन का बेस्ट वर्जन उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करेगा। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पहला चीज़, जब आप शुरू में प्यार में आते हैं तो वो प्यार आपका प्यार नहीं है, वो प्यार आपके जीन्स के द्वारा जो आपको बायोकेमिकल लोचे से प्रोड्यूस हुआ है वो प्यार। डेट्स वाई उसको करने में एफर्ट नहीं लग रहा। राइट। अब दिक्कत क्या है रिलेशनशिप में? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब एक लड़का और एक लड़की रिश्ते में आते हैं और शादी करते हैं तो एक लड़का, जब शादी होती है किसी व्यक्ति की, तो एक लड़का अपनी लाइफ में सबसे खूबसूरत दिखने का प्रयास अगर किसी टाइम में करता है, मतलब लाइफ में अगर देखें सबसे सुंदर दिखने का प्रयास करता है तो वो करता है अपनी शादी के दिन। बराबर। 3 महीने पहले से, 1 महीने पहले से जिम जाना शुरू कर देगा जी, वजन घटा लेगा, सब कुछ करना शुरू कर देगा और शादी वाले दिन सबसे महंगा मेकअप, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगा कॉस्ट्यूम, सबसे महंगा फोटोग्राफर। और सेम विद दी फीमेल भी अपनी लाइफ का सबसे महंगा मेकअप उसने करवाया होगा तो शादी के दिन कराया होगा। सबसे महंगे कपड़े अगर लहंगे खरीदा होगा तो शादी के दिन खरीदा होगा। और नो कॉम्प्रोमाइज़। क्यों? दी बेस्ट लगना है। क्यों लगना है जी दी बेस्ट? बिकॉज उसके लिए वो स्पेशल है उस दिन, या उसके केमिकल्स उसको अलाउ कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। स्पेशल मोमेंट है और वो चाहती है कि अपने पार्टनर के लिए वो सबसे खूबसूरत दिखे। कोई गलत बात नहीं है इसमें। जब हनीमून की बारी आती है तो कौन सा प्लेस चुना जाता है? जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, दी बेस्ट, मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसकी फाइनेंशियल रीच के अकॉर्डिंग दी बेस्ट। अब दिक्कत ये है कि हमारा ब्रेन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। बराबर। मतलब कि ब्रेन का सिंपल सा रूल है। ब्रेन का सिंपल सा रूल क्या है कि आपने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑल्टो कार खरीदी। सबसे पहली कार आपकी ऑल्टो थी। अब अगर आप अगली गाड़ी ऑल्टो खरीदने पर खुशी तो हुई होगी, ऐसा तो नहीं होगा घर में ऑल्टो आई होगी तो आपने जी पूजा नहीं करी होगी या आप खुश नहीं हुए होगे। एट दैट टाइम ऑल्टो इज़ द गुड कार। बिल्कुल। अब आप जब सेकंड अपग्रेड कार खरीदोगे आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर, तो आप ये बात तो श्योर है कि ऑल्टो का उस समय का बेस्ट वर्जन तो नहीं खरीदोगे। राइट। आप कौन सी कार खरीदेंगे? आप शायद उससे बेटर कार खरीदेंगे। बिल्कुल। मे बी आप बेलिनो खरीद लें। अब उसके 10 साल बाद जब आप घर में गाड़ी आएगी ना तो बेलिनो नहीं खरीदेंगे आप उससे बेहतर गाड़ी खरीदेंगे। मे बी हो सकता है आप स्कॉर्पियो खरीद लें। क्यों? क्योंकि अगर सेम कार आप लेकर आए तो आपका डोपामाइन स्पाइक नहीं होगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। सेम विद दी कॉन्सेप्ट विद दी फोन, सेम विद दी कॉन्सेप्ट विद दी वॉच, सेम विद दी एवरीथिंग। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके सर में दर्द होता है, आप गोली खाते हैं, तो अगर आप रेगुलर खाते हैं ना तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी डोज की, क्योंकि वो अडॉप्ट कर लेता है। मच्छर देख लीजिए, मच्छर पहले मॉर्टिन और ऑल आउट से मर जाया करते थे। आज तो अगर आप ऑल आउट लगाएंगे उसके ऊपर ही जाकर मच्छर बैठ जाएगा। सही बात है। बोले जी मैं तो मरता ही नहीं इससे। अब क्यों? क्योंकि वो उसके लिए अडॉप्ट कर चुका है। वैसे ही हमारा ब्रेन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। अब आपने जो बेस्ट वर्जन दिखाया, उसके बाद की जो जर्नी है वो उससे बेस्ट आपने की ही नहीं कभी। इसलिए कुछ सालों बाद एक लाइन बोली जाती है रिश्ते में, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है। पता है क्यों नहीं रहे पहले जैसे? क्योंकि शादी से पहले जब आप रिलेशनशिप में थे आपने अपना बेस्ट वर्जन दिखाया था उसको। हर एक चीज़ बेस्ट थी आप में। आप इफर्ट डालते थे वो बेस्ट था, आप तैयार होते थे वो बेस्ट था, आप जो भी करते थे वो बेस्ट करते थे आप। बिल्कुल। अब शादी के बाद वो बेस्ट आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मिलने से पहले तक का इफर्ट था, मिलने के बाद का तो इफर्ट है ही नहीं ना, वो तो मिल गया। और ब्रेन का फिनोमेना है अडॉप्ट करने का, तो ब्रेन को अब मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर क्या होता है जी, तुम पहले जैसे नहीं रहे।
वो व्यक्ति जो पहले बर्थडे के लिए स्पेशल प्लानिंग करता था, प्यार का इजहार करने के लिए स्पेशल एफर्ट लगाता था, आज वो व्यक्ति को सेम काम करने में ना मेहनत लग रही है। उसको लग रहा है यार मैं ना रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा मेहनत से पुश कर रहा हूँ। पहले वो गुलाब भी खरीद के लेके जाता था, अब गुलाब खरीदना उसको क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है। पहले वो घूमने भी जाता था, अब घूमना क्या लग रहा है, यार ये पैसा बर्बाद हो रहा है। क्यों नहीं आएंगे रिलेशन इश्यूज? सारा मॉडल ही गलत है। रिलेशन इश्यूज तो आने ही आने हैं, 100% आने हैं। अभी मैं एक पैटर्न और देखने को मिल रहा हूँ, मैं डेली ऑलमोस्ट 2-3 काउंसलिंग कर रहा हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे 2-3 लोगों की काउंसलिंग में डेली 1-to-1 कर रहा हूँ, और मैं ये पैटर्न देखने को मेरे को मिल रहा है कि 18 साल पुरानी मैरिजेस, इट्स बीन 18 ईयर, बच्चा 13 साल का है, किसी का 14 साल का है, किसी का 12 साल का बच्चा है, और दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों जॉब में हैं, और लव मैरिज भी की थी। कुछ कपल्स तो ऐसी भी जिन्होंने लव मैरिज करी थी, कुछ कपल ऐसे हैं जिनकी अरेंज भी हुई थी और अच्छे प्रोफेशन में हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर नाउ। 18 साल लव मैरिज करी है, 18 साल शादी को हो गए हैं, बच्चा भी है, और दोनों जॉब करते हैं, दोनों काम करते हैं, अच्छी रेप्यूटेड। और एक नहीं, ऐसे मेरे पास कितने सारे काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, मैं सुनता हूँ उनकी बातें। क्या रीज़न है? लव मैरिज है, तो ये तो नहीं कह सकते आप लव नहीं था। बट मे बी कि इतने सालों बाद अब हो सकता है उनका जो अट्रैक्शन, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में हैं, ऑफिस जाते हैं, 10-12-15 अलग अलग तरह के जेंडर के लोगों से रोज़ कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो चॉइस करने की एक पावर एबिलिटी है कि ये बेस्ट है, ये वो बेस्ट है, कहीं ना कहीं वो हमें ये करवाती है कि शायद अब मेरे पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ये तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि ऑफिस में कोई हाई भी बोल रहा है, कोई गिफ्ट भी दे रहा है, कोई चॉकलेट भी दे रहा है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चीज़ें, तो उस कारण से क्या ये चीज़ें बढ़ रही हैं? राहुल जी, आज से 18 साल पहले जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था, ठीक है, 18 साल पहले जिस लड़की को जिस लड़के से और जिस लड़के को जिस लड़की से प्यार हुआ था, आज 18 साल बाद ना वो लड़की वो है जिससे उस लड़के को प्यार हुआ था, और 18 साल बाद ना वो लड़का वो है जो 18 साल पहले था। आप जो कल थे वो आज नहीं हो, और जो कल होगे वो आप आज नहीं। कहने का मतलब क्या है, आप हर दिन बदल रहे हो, ये बात तो क्लियर है, राइट, कि राहुल जी हर एरियाज ऑफ लाइफ में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आपके जीवन के अनुभव अलग अलग आ रहे हैं। तो 18 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद जो राहुल जी होंगे वो राहुल जी टोटली डिफरेंट व्यक्ति होंगे। मगर मैं भी आपसे 5 साल बाद मिलूंगा ना, तो आप बिल्कुल टोटली अलग व्यक्ति हो गए। जो व्यक्ति मुझसे 5 साल पहले मिला था और आज जो मुझसे मिलेगा, वो मैं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। बिल्कुल। तो उस लड़की को जिस लड़के से प्यार हुआ था वो लड़का वो है ही नहीं, और जिस लड़के को जिस लड़की से प्यार हुआ था वो लड़की आज वो है ही नहीं। अब ये ऐसे दो व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो दोनों ही अलग हैं। अगर ये दोनों सिमिलर सेम लेवल पर साथ में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या, 18 साल बाद, 15 साल बाद ये रिलेशनशिप डाइवोर्स के इश्यूज आने ही आने हैं, और आ ही रहे हैं। आप नोटिस करिएगा, शायद ये एक बहुत कभी डाटा निकालिएगा, हिडन पैटर्न है कि आज हमारे देश में डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये डाइवोर्स रेट 1-2 साल बाद नहीं बढ़ रहे, 18 साल बाद, 15 साल बाद शादी के हो गए, बच्चे 10th 12th में आ गए हैं, नाउ दे आर सेपरेटिंग, अब नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। और इसमें एक चीज़ और ये भी आती है सर कि मान लीजिए कोई इस फेज से गुजर रहा है, चाहे वो सेपरेट होने वाली कगार पे हो प्रोसेस, या किसी का ब्रेकअप हो गया है, चाहे वो शादीशुदा ना भी था, लव रिलेशनशिप में था, उसके बाद आदमी अचानक से ऐसे डाउन में जाता है कि फिर ना तो वो अपने करियर में कुछ बेहतर कर पा रहा है, ना लाइफ में बेहतर कर पा रहा है, ना दूसरे रिश्तों में कुछ बेहतर कर पा रहा है। तो उस समय हमारे दिमाग की जो स्थिति होती है वो क्या रहती है कि हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता, अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी करना, और हम इतना ज़्यादा डीप, या जैसे हम कहें कि आने वाले समय में उस एंजाइटी का शिकार होते होते डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर हम बाहर कुछ कर नहीं पाते। तो वहाँ उस समय क्या होता है दिमाग के साथ? देखिए, एक ह्यूमन बीइंग ना इमोशनल बीइंग है।
और हमेशा से ही एज एन ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बेहद ज़रूरी था कि हम कम्युनिटी में रहें और किसी के साथ रहें, क्योंकि पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे एट दैट टाइम वही लोग सरवाइव कर पाते थे जो साथ में होते थे। अकेले कोई सरवाइव ही नहीं कर पाएगा जंगलों के अंदर, क्योंकि इतने खतरे होते थे, जिंदा रखना अपने आप में टास्क था। तो आज हम सब लोगों के अंदर ना वही आज बीइंग है कि हमें ना कम्युनिटी में रहना है। हमें अपनी साइकोलॉजिकल नीड के लिए, साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए, साइकोलॉजिकल सहानुभूति के लिए, वैलिडेशन के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। बराबर चाहिए हमें एक ऐसा व्यक्ति ना जिससे हम कुछ भी बात कर सकें, कुछ भी कह सकें। किसके लिए? साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए। और उस जर्नी में हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं इमोशनली कि जब वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से जाता है तो एक स्पेस और पॉकेट क्रिएट करता है। और जब वो पॉकेट क्रिएट होती है, स्पेस क्रिएट होता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपके माइंड को लगता है देयर इज़ समथिंग जो आज मौजूद नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस लाना। पहली चीज़ है डिटैचमेंट एंड नॉट सो मच अटैचमेंट। पहली चीज़ एक्सेप्टेंस का मतलब है आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस दुनिया के अंदर जो भी आया है वो जाएगा। बिल्कुल। इवन यू, इवन योर पेरेंट्स, इवन योर पार्टनर, इवन दिस वर्ल्ड, इवन टू, मतलब ये प्लैनेट भी टेम्परेरी है, अर्थ भी टेम्परेरी है, हम भी यहाँ पे किराएदार ही हैं, चले जाने वाला है। तो जिस दिन आप दुनिया को, ज़िंदगी को इस विचार से जीने लगते हो कि हर चीज़ सिर्फ टेम्परेरी है, उस दिन, उस पल आपको किसी के जाने का दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पहले से ही मान के गए हो कि इसको तो एक न एक दिन जाना है। कोई भी चीज़ आप पे असर ही नहीं कर सकती। और ये सिर्फ लाइफ पार्टनर तक सीमित नहीं है, क्योंकि आपके इस जीवन में बहुत सारे टेम्पररी लोग आएंगे ही आएंगे जर्नी में। जब आप जर्नी में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे टेम्पररी लोग आएंगे ही आएंगे, और हर स्टेज पर आपको अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज विराट कोहली जिस मुकाम पर हैं, आज उस मुकाम पर उनके अलग फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब वो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे तो दोस्त अलग थे। राइट। अगर आज भी विराट कोहली उन्हीं दोस्तों के साथ जो स्कूल में थे हैंग आउट करेंगे तो आज शायद जहाँ पर हैं वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें अपने प्रोफेशन के लिए अलग स्टेज पे अलग रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए उनको टू मच अटैचमेंट वाली फीलिंग के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कठोर दिल हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशन लेस हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप स्वीकार लें इस बात को कि ये सिर्फ टेम्परेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर दिन हैं, आपके अंदर इमोशंस नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। लोग इसको नेगेटिव लेकर जाते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसके अंदर तो इमोशंस नहीं है, ये तो पत्थर दिल इंसान है। नहीं, आप ये मान कर गए हैं कि ये प्रैक्टिकल है, ये टेम्परेरी है। राइट। आप इस बात को लेकर आगे चलें। तो जब हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप की, जब हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप की शुरुआत ही हमने बहुत ज़्यादा पीक से कर दी और ब्रेन ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वो फीलिंग आएगी ही नहीं आएगी। तो आज रिलेशनशिप या डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, उसका एक कारण ये है राहुल कि जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनके अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग नहीं है। लोगों को लगता है प्यार का मतलब है वो खुशी, वो सुख जो सेंसरी प्लेजर से उनको मिलता है। सेंसरी प्लेजर का मतलब है शारीरिक सुख। शारीरिक सुख आपको कुछ समय की खुशी दे सकता है। आप मुझे बताओ, किसी भी रिश्ते के चलने के पीछे क्या सिर्फ प्यार ही इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल नहीं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्यार एक इग्निशन हो सकता है, प्यार एक चिंगारी हो सकता है रिश्ते की शुरुआत करने के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ आपका रिश्ता प्यार से ही चलता रहे, हाँ, ये तो कहीं ना कहीं संभव ही नहीं है। नहीं जी, प्यार तो बहुत करता है, बाकी कुछ नहीं करता, ये बस प्यार ही करता रहता है, चलेगा रिश्ता? बिल्कुल।
ज़्यादातर लोगों की गलती यह है कि लोग अपने रिश्ते को सिर्फ प्यार से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़रूरी प्यार है एक रिश्ते में, उतना ही ज़रूरी रिस्पेक्ट भी है, बिल्कुल, उतना ही ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग भी है, उतना ही ज़रूरी केयर भी है, उतना ही ज़रूरी टाइम भी है। आप सोचो नहीं बस मैं तो प्यार करता हूँ और कुछ नहीं करता, तो रिश्ता आपका नहीं चलने वाला। प्यार एक चिंगारी हो सकता है रिश्ते की शुरुआत करने के लिए, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर रिश्ते के अंदर आपकी एक दूसरे की केयर नहीं है, अगर रिश्ते के अंदर एक दूसरे की स्पेस भी नहीं है, तब भी रिश्ता नहीं चलेगा। दिक्कत क्या है रिलेशनशिप की राहुल जी, कि लोगों को लगता है कि मैंने सामने वाले को ओन कर लिया है। अब ये मेरी है, अब ये मैंने इसको ना पॉसेसिव ने होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, मेरा कंट्रोल है, मैंने इसको ओन कर लिया है, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है, मेरे परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। एक रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ओनरशिप से नहीं चलती, रिलेशनशिप पार्टनरशिप से चलती है। बराबर। अगर किसी व्यक्ति ने एक रिश्ते को ओन कर रख रखा है, तो वो रिश्ता बिल्कुल गलत है। आपका लाइफ पार्टनर नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, इसका मतलब डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, आपके गले को ना घोटने में लगा हुआ है, कई बार लव बॉम्बिंग करता होगा, अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें ना, इमोशंस में। तो जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में जो ये ओनरशिप वाली चीज़ है, ये नहीं चलनी चाहिए। लव से रिश्ता शुरू कर सकते हो, लेकिन चलेगा नहीं लव से। और भी चीज़ें हैं जो आपको उसके अंदर डालनी पड़ेंगी, आपको उसके अंदर देनी पड़ेंगी। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है बस सेंसरी प्लेजर इंपॉर्टेंट है। सेंसरी प्लेजर कुछ दिन की खुशी दे सकता है, लेकिन लंबा रिश्ता अगर चलेगा तो वो अंडरस्टैंडिंग से ही चलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ रिलेशनशिप के अंदर। ऑल्दो आई एम नॉट अ लव गुरु, मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इवन मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छी समझ है। तो एक चीज़ और है रिलेशनशिप के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि लाइफ पार्टनर्स वाइफ हस्बैंड को और हस्बैंड वाइफ को चेंज करने में लगा है। हाँ राइट, बिल्कुल सही है। वाइफ चाहती है कि उसका पति उसके हिसाब से चले, मेरा हक है उसके ऊपर, आपका हक है उसके ऊपर। मैंने क्या बोला, जब ये कहता है ना मेरा हक है, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि यू आर दी ओनर ऑफ दिस पर्सन। हक में और ऑनरशिप में थोड़ा सा अंतर है। हक है, ठीक है, वो आपका लाइफ पार्टनर है, लेकिन कुछ ही चीज़ों पे हक है आपका, सब चीज़ों पे हक नहीं है आपका। बराबर, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप चाहते हैं कि आपका पति जो शर्ट पहने ना, वो आपकी पसंद की पहने। आप चाहते हैं जो शेव रखे वो आपकी पसंद की मूंछ रखे। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति जो कहीं जाए तो आपसे पूछ कर जाए, इवन बात भी आपके ही चुने हुए लोगों से करे। और क्या बात करनी है ये भी आपके अकॉर्डिंग करे। सही बात। तुमने ये कैसे बोल दिया उनके सामने, तुम्हें पता नहीं कैसे बात करनी चाहिए, मेरी बेइज्जती करा दी। इतनी सी बातों पे झगड़े हो जाते हैं घरों में। मतलब बात भी वो व्यक्ति क्या करे ये भी आपसे पूछ के करे, किसके सामने क्या बोलना है ये भी आप ही बताओ, किस दोस्त से बात करनी है किससे बात नहीं करनी ये भी आप बताओ। और सेम विद दी वाइस वर्सा, मेल भी ये चाहता है कि जो उसकी वाइफ पहने उसकी पसंद का पहने, किससे बात करे उससे बात करे, कौन सी नौकरी करनी है ये भी वो डिसाइड करे, कौन सी जगह जाना है ये भी वो डिसाइड करे। तो मेल भी कंट्रोल करने में लगा है अपनी वाइफ को, राइट, और वाइफ भी कंट्रोल करने में लगी है अपने हस्बैंड को। जिस रिश्ते में ये कंट्रोलिंग गेम चलता है वो रिश्ता कभी भी ज़्यादा लंबा नहीं चलता। राइट। इसमें सर ये चीज़ भी आती है कई बार कि रिश्ता है,
चलाना तो है हमें, हमारी मजबूरी कह लें, ज़रूरत कह लें, सोसाइटी का प्रेशर कह लें, मगर ख़राब भी हो रहा है। और एक फेज़ आता है ना जब कहते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं बचा रिश्ते में, अब तो ये बिल्कुल नीरस हो गया है, अब तो हमारा दूर हो जाना ही बेहतर है। क्या वहाँ जाकर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे से, जिसे हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स हो सकते हैं या छोटे छोटे से काम हो सकते हैं, जिनको अगर हम अप्लाई कर दें रिलेशनशिप में तो शायद फिर से हम उसको ट्रैक पे ला ही सकते हैं? और ठीक है, बहुत तेज़ी से अच्छे से तो नहीं दौड़ रही होगी, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी प्रेम से चल तो जाएगी आगे के लिए। तो वो कौन कौन से इस तरह के आपकी नज़र में लगता है आपको काम है किए जाने चाहिए, जिनको अप्लाई करके रिलेशनशिप को हम ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ना रिश्ते में सामने वाले व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाना बंद करें। रिलेशनशिप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस, कि राहुल जैसे तुम हो ना, हाँ मुझे तो पसंद हो, मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो। नेहा तुम जैसी हो, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो, मैं वैसे ही स्वीकारता हूँ। अब राहुल के अंदर भी 10 चीज़ें खराब होंगी। राहुल के अंदर 10 चीज़ें खराब हो सकती हैं, और हो सकता है 4 चीज़ें अच्छी हों, या हो सकता है 10 चीज़ें अच्छी हों, 4 चीज़ें खराब हों। और नेहा कोई XYZ, उसके अंदर भी 10 चीज़ें अच्छी होंगी और 4 चीज़ें खराब होंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के अंदर 15 की 15 चीज़ें अच्छी हों। बिल्कुल। तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। आपको जो बुरा है उसको क्या करना है? सुधारना है, नहीं, एक्सेप्ट करना, अपना लेना है कि जी ये इसका बुरा है, जो मेरे लिए बुरा है उसके लिए तो बुरा नहीं है, उसको तो उसकी तो वो आदत है। हो सकता है आप उसके लिए फैमिलियर ना हो, आप उसके लिए कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वो उसकी आदत है। तो वो जो उसकी आदत है ना, उसको बदलने की कोशिश मत करिए, अपना लीजिए कि ये इसकी आदत है। स्पेशली वाइफ के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और जिस दिन आप ये अपना लेंगे कि जी है इनके अंदर ये आदत, मुझे इस आदत के साथ जीना है, उस दिन आपका रिश्ता लंबा चलने लगेगा। रिश्ता अगर ऐसी स्टेज पर है जो बिल्कुल एकदम नोक पर है और उसको बचाना चाहते हो, तो रिश्ते के अंदर लव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करिए। ओके, लव लैंग्वेजेस। लोगों को लव लैंग्वेजेस भूल जाते हैं। अच्छा। हमारे समाज में ना ऑटोमेटिक रोल से डिवाइड हो जाते हैं शादी होते ही, मतलब शुरू से ही, कि लड़की घर का काम संभालेगी और लड़का बाहर का कमाने जाएगा। राइट। तो घर के जितने भी काम हैं वो फीमेल की जिम्मेदारी है, और जो बाहर के काम है पैसे से रिलेटेड, वो मेल का है। हालांकि अब थोड़ा चेंज हो रहा है कि फीमेल्स भी अच्छा कर रही हैं और बाहर करती हैं, मेल्स भी करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फीमेल से तब भी यही उम्मीद करी जाती है कि वो रात को आकर खाना बनाए। दोनों वर्किंग है तब भी मेल से नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो माइंडसेट डेवलप होता हुआ आया है। लव लैंग्वेज का मतलब है वो काम कर देना जो शायद आपकी वाइफ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ओके। आपका रोल नहीं है, आप उस रोल से आगे जाकर आपने कर दिया। सेम विद दी वाइफ, रेंट आपने देना था, आप वाइफ आती कहती इस बार का रेंट मैंने दे दिया। क्या बात है जी, अच्छा बच्चों की फीस ना मैंने दे दिया, आप मत देना। हाँ, चौक जाएगा आदमी तो, क्या तो गजब ही हो गया। मतलब सेम विद द मेल कि अगर वो रात को आके खाना बना दे और वाइफ ऑफिस से आई है, खाना बना हुआ है जी, मैंने बना दिया। बिल्कुल, मैं पहले आ गया तो मैंने बना दिया। हाँ। अरे यार क्या बात है। दूसरी चीज़, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। एक बच्चे को देखा है कभी, घर में बच्चा होता है तो बच्चे के साथ कहते हैं अरे मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा शुन्ना, कितनी बार चूमते हैं बच्चे को। सही बात है। घर में उसे फील कराया जाता है कि ही इज़ द स्पेशल वन इन दिस फैमिली, ही इज़ द स्पेशल वन। चूमते हो, प्यार करते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, सब कुछ करते हो उस बच्चे के साथ जो हो सकता है। टॉयज दिलवाते हो, पार्टीज करते हो उसके लिए, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाते हो। एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, दिल में है ठीक है, प्यार करते हो अपने पार्टनर से, एक्सप्रेस किया। और होता है ना, हमारे पिताजियों को हमने कभी ज़िंदगी में प्यार एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा, तो वो चीज़ कि मैं कैसे करूँ, मेरे पापा ने तो आज तक ऐसे ही किया साहब, घर में तो ऐसे ही चलता है साहब। ऐसे ही चलता है। एक्सप्रेसिंग योर इमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
आप इमोशंस को एक्सप्रेस करो, जैसे एक बच्चे के लिए करते हो वैसे अपने पार्टनर के लिए भी करो ना। और उसके भी शायद मुझे लगता है वेरियस अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कभी घर में अकेले में बेडरूम में आपने उसकी तारीफ कर दी, कभी लोगों के बीच में आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया। आप भले ही कितनी कमियां हो, अकेले में कुछ भी कह दो, बिल्कुल, लेकिन सबके सामने आप उसकी अच्छाई जब करते हो, उसके बारे में अप्रिशिएट करते हो, तो उसको अच्छा लगेगा ना कि वो तो सेंस ऑफ ऑनर है उसके लिए सब। तो एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस कई बार बंद हो जाता है। ब्रिंगिंग न्यूनेस इन योर रिलेशनशिप इज द ऑल्सो लव लैंग्वेज। बिल्कुल, नयापन नहीं है अब रिश्ते में, वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर की जिम्मेदारियाँ, स्कूल की फीस, रेंट, बच्चों का स्कूल कॉलेज, वाइफ अपने काम में लगी है, हस्बैंड अपने काम में लगा है, बस इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और उनको खुद पता नहीं होता कि हम इतनी दूर कब होते चले गए। बच्चे आ गए, फीस आ गई, जिम्मेदारियां आ गई, स्कूल के काम आ गए और उसमें व्यस्त हो गए। साल में एक टाइम निकालें सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, जिसमें आप हो और आपका पार्टनर और कुछ ना हो। बिल्कुल, कहीं भी जा सकते हैं। स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद योर लाइफ पार्टनर इज इम्पॉर्टेंट। दिक्कत क्या है ना राहुल, लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ को सबसे ऊपर कर दिया है, पैसे को सबसे ऊपर कर दिया है। बिल्कुल, किसका टाइम कटा? बच्चों का, पत्नी का। बिजनेस आपकी जिंदगी नहीं है, बिजनेस आपकी जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। उसको जिंदगी मानकर चलोगे ना तो रिश्तों में खटास आएगी, दिक्कतें आएंगी। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए 3 चीज़ चाहिए, और इन तीनों चीज़ की कमी अगर रिलेशनशिप में होगी तो रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। वो 3 चीज़ क्या हैं? जैसे एक पौधे को बड़ा करने के लिए पानी, सूरज, ये चीज़ें चाहिए, मिट्टी चाहिए। वैसे ही एक रिश्ते को निरंतर ग्रो होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय और टाइम। बिल्कुल, अगर आप अपने रिश्ते में टाइम इन्वेस्ट नहीं करें, एक रिश्ता टाइम ही तो मांगता है। सही है। दूसरी चीज़ एक रिश्ते को ग्रो होने के लिए चाहिए, वो है ऊर्जा। टाइम कर दिया, बैठे तो हैं जी, बैठे चुपचाप हैं, बस बैठे हैं, मगर कर कुछ टाइम तो स्पेंड कर दिया, लेकिन ऊर्जा नहीं है ना इस रिश्ते में। सही बात है। स्पेंडिंग अ टाइम विद एनर्जी। स्टार्टिंग में तो जब रिलेशनशिप में आए थे तो ऊर्जा लगाई थी कि नहीं लगाई थी पटाने में? बराबर। अब तो नहीं लगाते ऊर्जा, क्योंकि अब मिल गई है या मिल गया है। ऊर्जा इन्वेस्ट अगर आप करोगे किसी भी रिश्ते में, इसलिए आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, एज एन ह्यूमन बीइंग आपके पास ये दोनों ही चीज़ें लिमिटेड है। बिल्कुल, भाई आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, ऊर्जा भी लिमिटेड है। तो अगर आप जीवन में ज़्यादा रिश्ते बनाने पर ध्यान दोगे जी, मेरी शादी में तो 600 लोग आए थे, 700 लोग आए थे, 1000 लोगों को बुलाया था, इतनी बड़ी शादी करी थी, इतने लोगों को बुलाया था। क्या करना है आपने 1000 लोगों के साथ रिश्ते बना के? सही बात है। क्योंकि हर रिश्ता समय मांगता है, हर रिश्तेदारी समय मांगती है। किसका समय कट रहा है? हमारा ही कटे। आपके खुद का ही तो समय कट रहा है ना। आपके रिलेशनशिप का जो समय कट रहा है उसको कौन भरपाई करेगा? तो ये स्लोली होता है, पता नहीं चलती है, अंदर ही अंदर रहता है। और जब 18 साल का 15 साल का रिश्ता हो जाता है ना, तो वो छोटे छोटे नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगते हैं। इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, वो इकट्ठे बनकर ना एक बम बन जाते हैं। और जिस दिन वो फटते हैं, वो ऐसे फटते हैं कि फिर रिश्ता बचाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए टाइम टू टाइम जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर दुनियादारी की बातें नहीं होती और आप और वो होते हैं, तो पता है क्या होता है? वो बातें हाथ के हाथ निकलती हैं। बराबर। इकट्ठी नहीं होती। जब बातें इकट्ठी होने लगती हैं तो कोई तीसरा आता है, वो मज़ा लेके जाता है। सही बात है। इवन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल फील कराना, गिफ्ट्स देना या कुछ ऐसा कर देना, चाहे छोटे लेवल पे करें बड़े लेवल पे करें, वो भी एक लव लैंग्वेज का पार्ट हो ही सकता है किसी व्यक्ति के लिए। कि घूम भी लिए हैं, बात भी साथ चल रही है, साथ ही साथ गिफ्टिंग वगैरह चलती रहे, जो हम अपने ही करते हैं, एक समय पे तो खूब किया हमने, तो भी कहीं ना कहीं रिश्ते में और एक मिठास आई जा सकती है। रिश्ते में ऊर्जा और समय दीजिए। पैसा भी लगता है एक रिश्ते में, लेकिन पैसा
उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब और भी तरीके हैं जो पैसे के साथ कंपनसेट कर सकते हैं। इंटेंट क्लियर होगा, राइट, इंटेंट क्लियर होगा तो सब क्लियर होगा। आप शब्दों पर ना जाकर ना अपने पार्टनर के एक्शंस में जाइए। एक्शंस कभी झूठे नहीं होते, शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन एक्शन कभी झूठे नहीं होते। बिल्कुल एक्शन में दिख जाएगा कि हाँ वाकई में केयर करता है कि नहीं करता। अच्छा सर, एक्शन की जब बात आई है तो एक दौर ऐसा आता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, मैं रिलेशनशिप का पार्ट नहीं कहेंगे इसे हम, पर हर किसी के साथ होता है कि इंसान का दिमाग बड़ा लालची है और बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाता है, झुक जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल के जो अफेयर्स हैं हम देखते हैं, या मल्टीपल रिलेशनशिप, चाहे अभी शादी नहीं है उसकी लेकिन उसको 4-5 गर्लफ्रेंड्स चाहिए एक आदमी को, तो हमारे दिमाग में ऐसा क्या वो है और क्यों किसी पुरुष का या किसी महिला का दिमाग भटकता है इस तरफ कि नहीं मेरे पास एक होते हुए मुझे दूसरा चाहिए, दूसरा है तो तीसरा चाहिए, ये क्यों होने लगा है आजकल सोसाइटी में? आपको कौन सी दाल पसंद है? मे बी जो सभी लोग खाते हैं ओबियसली, लाइक अरहर या अरहर की दाल पसंद है, राइट। कौन सा फ्रूट पसंद है आपको? आम? बिल्कुल। चलो, अगर आम ही आपको सिर्फ खाने को मिले, मतलब और कोई फल ही नहीं मिले, सिर्फ आम ही खाना है आपने, दाल अगर सिर्फ आपको एक ही मिले जो आपको पसंद है, फेवरेट है, लेकिन वही मिले, सिर्फ रोज वही बने, तो क्या लगेगा आपको? मतलब मज़ा आएगा आपको? हाँ, थोड़ा सा तो एक इंसान, एक समय जाकर आप क्या होगे, यार नहीं खाना, वही आम नहीं खाना। मतलब एक समय पे आम हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन अगर आप रोज़ ही उसको खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब है ब्रेन का जो फिनोमिना है वो है अडॉप्ट करने का। ब्रेन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है और उसमें न्यूनेस नहीं रहती। अब अगर आपकी जो पर्सनालिटी है वो न्यूनेस वाली है, मतलब आपको जीवन के अंदर नयापन चाहिए। अब नयापन आपको लाइफ में कहीं से मिल नहीं रहा। आपकी नौकरी में कोई नयापन नहीं है। मानो एक नौकरी करते हैं आप, सरकारी नौकरी करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी लगाने के लिए नहीं है। मतलब जो ऑर्डर आता है आपने उसको फॉलो करना है और बस कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को करना है। खुद का सेल्फ क्रिएटिव माइंड नहीं लगता। भाई अगर आप साइंटिस्ट हैं, DRDO में बैठे हैं, तो आपका दिमाग लगे भाई मेरे को ये करना है, ये कुछ नया इन्वेंट करना है, आपको ऊर्जा लगेगी। वहाँ तो कुछ नहीं करना है जी, एंट्री मारनी, ये करना है, ये करना है, आ जाना है आपने। ड्रिंक करते हैं तो चलो ठीक है, आप ड्रिंक व्रिंक से हो सकता है थोड़ा सा न्यूनेस अपने जीवन में लाते हो, पार्टीज़ करते हो या कुछ करते हो, लेकिन अगर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है आपका, और अब लाइफ में कुछ भी नयापन नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? इंसान रिश्तों में नयापन ढूंढने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सटर्नल मैरिज अफेयर का वो है न्यूनेस इन दी लाइफ। उसको लाइफ में ना नयापन चाहिए, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, न्यूनेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर उस एक्सटर्नल मैरिज अफेयर में ना जाए, अपने रिश्ते में नयापन लाने की कोशिश करें। हाँ सही बात है। जब आप उसके साथ उस तरह से बिहेव करेंगे तो उसे दूसरे का शायद वो व्यवहार नहीं ढूंढना पड़ेगा जो अपने लिए चाह रहा है। नयापन, नया करिए ना, कुछ चीज़ें वही हैं लेकिन उसको अलग नएपन से करने की कोशिश करें। मतलब प्लेस कैन बी न्यू, थिंग्स कैन बी न्यू, पीपल कैन बी न्यू, कि आप नए नए लोगों के साथ नए फ्रेंडशिप बनाएं, नई जगहों पर जाएं, नई जगह साथ में एक्सप्लोर करें, नई चीज़ों को ट्राई करें, फूड साथ में नया ट्राई करें। मतलब नयापन रिश्ते में लाइए। अगर नयापन नहीं है रिश्ते के अंदर और आपका पार्टनर एक नयापन वाला व्यक्ति है, जिसको एक पार्टनर ऐसा भी होता है जिसको नयापन चाहिए ही नहीं, वो सबसे लॉयल व्यक्ति है, लेकिन वो बोरिंग भी है, याद रखना। तो जो लॉयल है वो बोरिंग है, और जो एंटरटेनमेंट वाला है, एंटरटेनिंग है जी, यार तो मज़ा बहुत दिलाता है, तो वो एंटरटेनिंग वाला नयापन भी चाहिए उसको। तो इफ योर हस्बैंड इज़ बोरिंग, डोंट वरी, परेशान मत हो इसके बोरनेस से, वो लॉयल मिलेगा आपको। सही बात है। ठीक है। तो कई बार होता है अरे मेरे पति तो बहुत बोरिंग है, अरे बोरिंग भले ही है लेकिन वो कम से कम आपके साथ तो रहेंगे, आपके साथ तो रहेंगे। इसमें सर एक चीज़ ये है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा नीचे चले जाते हैं कि वो फिर उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, डिप्रेशन में कई कई महीने गुजार देते हैं। और चूँकि आप माइंड कोच हैं, NLP एक्सपर्ट हैं, क्या कोई ऐसी तरकीब है, कोई टेक्निक होती है कि अगर इंसान समझ गया कि अब जो होना था सो हो गया है, एक्सेप्टेंस भी आ गया है अब तो मेरे पास कि वो गया, तो मैं उसके ज़रिए अब अपने आप को हील कर सकूं और फिर से अपनी एक पुरानी अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट सकूं?
NLP के अंदर बहुत सारी टेक्निक हैं जहाँ पर आप अपने पास्ट की मेमोरीज़ को डिलीट भी कर सकते हो और आप अपनी पास्ट की टेक्निक को न्यू भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो NLP के अंदर आपके अंदर रीफ्रेम वाली टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, फ्रेम टेक्निक्स उसके अंदर आती है। NLP के अंदर वाटरफॉल टेक्निक है जहाँ पर आप अपने जो भी बैड इंसिडेंट्स है उसको आप निकालते हो अपनी बॉडी से, और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, हम उस व्यक्ति से तो प्यार करते ही करते हैं, उस व्यक्ति की इमेज से हम ज़्यादा प्यार कर लेते हैं। वो व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उस व्यक्ति की जो इमेज है, उस व्यक्ति की जो मेमोरीज़ हैं, उस व्यक्ति के जो मोमेंट्स हैं, वो मोमेंट्स आपके साथ रहते हैं और वो मोमेंट्स आपको परेशान करते हैं। ब्रेन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि व्यक्ति कौन है। ब्रेन को इस बात से लेना देना है कि उसको चाहिए क्या, उसकी इंटेंट क्या है। तो उस व्यक्ति के साथ में जो आपको खुशी मिलती थी, वो खुशी अब मिलना उसको बंद हो गई। तो वो जो एम्प्टीनेस क्रिएट होगी वो आपको बार बार बहुत परेशान करेगी। इसलिए जितना ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप होगा वो उतना ज़्यादा परेशान आपको करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी यादें उतनी ज़्यादा हैं, उसकी मेमोरी उतनी ज़्यादा है, उस अच्छे पल उसके उतने ज़्यादा हैं, इसलिए वो उतना ज़्यादा आपको परेशान करेगा। इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है क्या, कि वो मोमेंट्स और वो मेमोरी बनने में सालों लगे हैं तो डिलीट होने में भी सालों लगेंगे। इसलिए इसका एक ही तरीका है कि आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। समय आप देंगे तो रिप्रोग्रामिंग हल्के 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 ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन के पास लिमिटेड स्टोरेज है, वो उसको डिलीट करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसको और नई मेमोरीज स्टोर करनी है, तो वो यादें भी भूलना शुरू कर देगा। बराबर है। अच्छा सर, एक चीज़ ये होती है हमेशा कि हम खुद के कपड़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, लुक्स पे ध्यान देते हैं, है ना, महंगे महंगे कलर्स करा लेते हैं बालों में, सब चीज़ें करते हैं। हम कभी भी अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमने पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग की, लेकिन अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है इस पर शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज का जो दौर चल रहा है, क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में, एक व्यक्ति का इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना ज़रूरी है, और इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखकर कोई भी इंसान है वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से और अपग्रेड कर सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की शायद ये कह सकते हैं हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारी सोसाइटी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, ना किसी ने बताया ना किसी ने पढ़ाया। और इसके कारण हुआ क्या कि हमने IQ पर तो बहुत ध्यान दिया कि जी इसका माइंड कितना शार्प है, पढ़ाई में कितने नंबर आए हैं, कितना इसको ज्ञान है, लेकिन इमोशंस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और स्पेशली फॉर दी मेल्स, अगर आप रो रहे हैं तो आप मर्द नहीं हैं, मर्द नहीं है, राइट। मर्द को दर्द नहीं होता जैसी लाइनें आई, मर्द रोते नहीं हैं, मर्द क्राई नहीं करते हैं, मर्द स्ट्रांग होते हैं, मर्द बन, मर्द की तरह है, चूड़ियाँ पहन ली हैं क्या, ये सब जो चीज़ें यूज़ हुई उससे इमोशंस इंसान अंदर ही अंदर कंप्रेस करता गया, सप्रेस करता गया और दबाता चला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि इमोशंस, अगर मेरे से पूछोगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जीवन की, तो मैं कहूँगा आपके इमोशंस। आपके इमोशंस ही तो हैं जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आप जब कोई शॉपिंग करते हैं इमोशंस के कारण ही तो करते हैं। तो योर फ्लोज ऑफ मनी इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाई योर इमोशंस, योर बिजनेस इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाई योर इमोशंस। इमोशंस ही तो होते हैं जिसके कारण आप फैसले लेते हैं। इमोशंस ही हैं जिनकी वजह से आप रिश्ते बनाते हैं। इमोशंस ही हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसीज बनाती हैं, मतलब आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे बनेगी, ये सब कुछ भी इमोशंस ही बना रहे हैं। दो तरीके की इमोशन है, एक है एलिवेटेड इमोशन, एक है सरप्रेस्ड इमोशन। एलिवेटेड इमोशंस वो इमोशंस हैं जिसमें हम जॉय, हैप्पीनेस, हार्मनी और पॉजिटिविटी वाले हैं। सरप्रेस्ड इमोशन नेगेटिव, एंगर, जेलसी वाले इमोशंस हैं। तो दो ही तरीके के इमोशंस हैं। तो जो व्यक्ति जेलसी, ईर्ष्या, घमंड और इन सब चीज़ों में रहता है, उसके जीवन के अंदर वही चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, उसको पता ही नहीं। इमोशंस इज़ कंट्रोलिंग देयर लाइफ। और इमोशंस रिसर्च भी की गई, ये रिसर्च की गई और रिसर्च में ये पता चला कि आपकी हेल्थ में भी, अगर आपके हेल्थ है या कोई भी डिजीज़ है तो उस डिजीज़ के पीछे भी आपके इमोशंस हैं। आप बताओ राहुल, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीनी खाता है
तो क्या डायबिटीज़ हो जाएगी उसे? नहीं, मे बी अगर वह फिट रहता है, एक्सरसाइज करता है, शायद ना हो। डायबिटीज़ होने के पीछे का कारण क्रोनिक स्ट्रेस है। ओके। आपको अगर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगर आपको बॉडी के अंदर पेन रहता है, माइग्रेन रहता है, आपके हेयर उड़ रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आपका तनाव। बिल्कुल सही बात। खान पान बाद में आता है, पहले आपके इमोशंस आते हैं। तो जब आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, इवन दी कैंसर, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे लाइक टेस्टिमोनियल्स हैं और ऐसे ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, मैंने देखा है अपने जीवन में, अनुभव में, कि छोटे शहर में रहते हैं, खान पान एकदम अच्छा, घर का खाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, एकदम बिल्कुल सिंपल लाइफ, कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हाँ, बहुत लोग हो जाता है। हम कुछ नहीं खा रहे जी, पैकेट वाला फास्ट फूड, कुछ नहीं, एकदम हेल्दी लाइफ, कैंसर डिटेक्ट हुआ। क्यों? मे बी इमोशनली कोई अंदर बहुत पुराना दर्द हो जो चला रहा है। रिलेशन इश्यूज। अब जब रिलेशन इशू होता है तो वो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। तो कैंसर तक लोगों ने हील किया है, टेस्टिमनीज हैं, कैंसर तक लोगों ने हील किया है अपने इमोशंस पर काम करके। दवाइयाँ छूट गई, सिर्फ इमोशंस ठीक कर लिए। तो इमोशंस ही तो हैं जो लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एक चीज़ और आती है इसमें निकल के सर, कि बहुत सारे लोग जिनका बहुत ज़्यादा कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है, वो यहाँ वहाँ बहुत भटकते रहते हैं और फालतू चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक पर्पसफुल आदमी जो है वो तो मुझे लगता है शादी भी नहीं करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर पर्पज़ मिल गया तो उसका ध्यान ही इधर उधर नहीं जाता है। पर्पज़ का होना कितना ज़रूरी है एक लाइफ को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने में। मुझे लगता है पर्पस ही है सब कुछ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ विदाउट अ पर्पस हैज़ नो मीनिंग। मतलब लाइफ अगर बिना उद्देश्य के आप जी रहे हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेकार होने वाला है, क्योंकि उद्देश्य नहीं होगा। कहते हैं ना, खाली ज़मीन में घास उगती है। तो खाली माइंड में तो फिर नेगेटिव थॉट्स आपके आने लगेंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तीर कमान है, और अगर आप उसको खींचते हैं, एक गोल की तरफ लगाते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी आती है जिसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति है जिसके पास में कोई गोल या उद्देश्य नहीं है, तो उसको ये हेल्थ इश्यूज आने ही आने वाले हैं। एक रिसर्च हुई और उसमें ये पता लगाया गया कि दुनिया में वो जगहें जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हैं, वो कौन सी जगहें हैं। उन जगहों को ढूंढा गया और उन जगहों को एक नाम दिया गया ब्लू जोन। ब्लू जोन वो जगहें हैं जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। जापान के अंदर हैं, और यूके के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, और इवन ग्रीस के अंदर भी हैं। तो जापान के ओकिनावा के अंदर उसको ब्लू जोन का नाम दिया गया। तो वहाँ पे रिसर्च हुई कि जो लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स निकल कर आए। उसमें से एक फैक्टर जो था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था कि लोग वहाँ पर, इसको हम इकिगाई कहते हैं, लोग वहाँ पर पर्पस ढूंढ लिया उन्होंने अपना, पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। एट द एज ऑफ 98 वो व्यक्ति काम पे जा रहा है। एट द एज ऑफ 98 वो, उसके जीवन में पर्पस है अभी भी। और यहाँ पर 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। हम मान लेते हैं, कर देते हैं रिटायर सोसाइटी में उसको। तो पर्पस अगर आपके जीवन में है तो आप का चेहरा भी खूबसूरत होगा, आपके चेहरे पर तेज अलग होगा, आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा, आपके पास तनाव नहीं होगा, और आप एक लंबी आयु जिएंगे, एक अच्छी आयु जिएंगे बिना बीमारी वाली। बिल्कुल सर। एक शब्द और है बहुत, जिसका हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे मुझे लगता है कि महत्व ही खोने लगे हैं। चाहे रिश्ता हो, चाहे पर्पस हो, लाइफ हो, या इवन हमारी बीमारियों को दूर करने की बात हो।
ग्रैटिट्यूडफुल लाइफ जो है एक इंसान की, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड का कितना बड़ा रोल है किसी भी काम में, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इसको फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो व्यक्ति कंप्लेन, जेलसी, ईर्ष्या के अंदर अपने जीवन को जीता है, घटनाएं वही हैं। घटनाएं हर व्यक्ति के सामने सेम हैं, लेकिन उन घटनाओं को देखने का नज़रिया लोगों का अलग है। एक इंसाइट देता हूँ आपको। हमने एक बहुत खूबसूरत सी ग्रैटिट्यूड जनरल डिज़ाइन करी, मैंने खुद डिज़ाइन करी, 66 पेज की है वो। और इनसाइड में आपको ये देता हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि जो जनरल लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें पता चली कि जो ज़्यादातर ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है, वो आ रहे हैं उन जगहों से जहाँ पर फाइनेंशियली ठीक ठाक लोग रहते हैं। मतलब गुरुग्राम से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, हमारे पास पुणे से ऑर्डर्स आते हैं, हमारे पास मुंबई से ऑर्डर्स आते हैं, हमारे पास दिल्ली के साउथ दिल्ली से हमारे पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। मतलब मैंने ये पैटर्न नोटिस किया कि ये वो जगहें हैं जिन जगहों पर हाँ, आमतौर पर लोग कैपेबल हैं खर्च करने के लिए। कैपेबल मतलब वो फाइनेंशियली साउंड है, मतलब फाइनेंशियली साउंड है। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी स्टेट से या ऐसी सिटी से ऑर्डर नहीं आया जो फाइनेंशियली वीक सिटीज़ हैं, नहीं है हमारे पास कोई ऑर्डर। तो एक बात ये समझने वाली है, ध्यान से समझने वाली है, कि जो अमीर है वो शुक्रिया कर रहा है, और जो गरीब है वो कह रहा है मुझे क्या ज़रूरत है इसकी। कुछ तो होगा ना, वो व्यक्ति अमीर इसलिए ही तो अमीर बना होगा। सही बात है। तो शुक्रिया के पीछे तो अपने आप में एक साइंस है, एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है सिर्फ ग्रेटिट्यूड के ऊपर। सही बात है, मतलब पूरा एक पॉडकास्ट ही सिर्फ मैं ग्रेटिट्यूड पे कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में अगर आप कोई चीज़ बोलोगे, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। हर चीज़ के लिए मेरी सिर्फ एक ही लाइन होती है, शुक्रिया। बुरा हुआ शुक्रिया, अच्छा हुआ शुक्रिया, जो होने वाला है उसके लिए भी शुक्रिया, जो पाना चाहता हूँ उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि इसके पीछे की साइंस ही बहुत कमाल की है। यूट्यूब पे मैंने अभी रिसेंटली पूरी 22 मिनट की सिर्फ एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेडली इस बात को लेकर कि व्हाट इज़ द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन ग्रेटिट्यूड ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ग्रेटिट्यूड करने से कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जा क्या रहा है आपका? हाँ, सिर्फ शुक्रिया ही तो करना है, और वो भी फीलिंग के साथ, दिल के साथ। गया क्या आपका? आप कमज़ोर बन गए क्या? लोग कहते हैं अरे नहीं हम करेंगे शुक्रिया, पता ही नहीं है लोगों को। सही बात, राइट। तो ग्रेटिट्यूड तो बहुत ही पावरफुल टूल है, आपकी फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड करने का, चेंज करने का बहुत पावरफुल टूल है। ट्राई करो, खुद महसूस हो जाएगा। तो सर चलते चलते अब, क्योंकि आपका तो बहुत विस्तृत नॉलेज है और अनुभव है इस चीज़ में, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक मर्यादा होती है एक चर्चा की भी, और सीमाएं भी होती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो 4-5 ऐसे क्या मूल मंत्र हैं जो हर इंसान को, हर कपल को, या हर प्रेम करने वाले दो लोगों को अपने बीच में अपनाने चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ कि आप अपने शूज़ में पैर रख कर देखने के बजाय आप अपने पार्टनर के जूते में पैर रखें और उसके नज़रिए से देखें। तो जब आप उसके नज़रिए से देखेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये ऐसा, इसको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसको क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इसको किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो जब आप अपनी खुशी से बढ़कर उसकी खुशी का ध्यान रखेंगे, ठीक है आपको नहीं भी मिल रही चलेगा, अगर उसको खुशी मिल रही है तो चलो ठीक है। बहुत एक रिश्ते को बढ़िया बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है कि जी मैं महंगी गाड़ी ला के दूंगा तो मेरा पार्टनर खुश होगा, मैं बड़ा घर बना के दूंगा तो मेरा पार्टनर खुश होगा। आप महल बना दीजिए, शायद उस महल के अंदर उसको खुशी ना मिले। तो एक रिश्ते में खुशी मिलती है छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने से,
छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से। बराबर। तो आप उसके शूज़ में पैर रख कर देखें कि क्या चीज़ है जिसको करने से उसको अच्छा लगता है, उसको करने दीजिए। कुछ भी है, लेट देम डू। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप कुछ दे सकते हैं अपने पार्टनर को, सबसे बड़ी चीज़ अपने पार्टनर को अगर आप दे सकते हैं मेरे नज़र में, वो है आज़ादी। इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है रिश्ते में। आप कभी अपना के देखना, दोनों के लिए है। एक वाइफ ना हमेशा कोशिश करती है अपने पति को कंट्रोल करके रखने की। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी दिन आज़ादी दे दो, फ्रीडम दे दो। जा तुझे जहाँ जाना है, घूम तुझे जहाँ घूमना है, बात कर जिससे करनी है। आप बस ये ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ आज़ादी दे दो। अगर वो व्यक्ति कुछ गलत भी करेगा ना तो वो कर नहीं पाएगा, पता है क्या सोच के, कि यार मेरी वाइफ ने मुझे इतनी आज़ादी दे रखी है। दिक्कत क्या है, हम ना वो फ्रीडम देने से डरते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट। आप फ़ोन की आज़ादी दे दो, मतलब ये है फ़ोन जी, लो जो देखना है देख लो। तो जहाँ फ्रीडम नहीं है, जहाँ बाउंडेशंस हैं, जहाँ लिमिटेशंस हैं, जहाँ कंट्रोल करने की कोशिश है, वो कहते हैं रेत को जितना पकड़ोगे, हाँ, उतनी फिसलती जाएगी, वो उतनी फिसलती जाएगी। और हस्बैंड फ्रीडम दे दे अपनी वाइफ को, जो करना है करो। कब तक कर लेंगे, कितनी बार कर लेंगे? कोई तो हद होगी, कोई तो लिमिट होगी। मतलब ठीक है, घूमना है, कितना घूम लोगे? कोई तो लिमिट। फ़ोन चलाना है, चलो कितना चला लोगे? कोई तो लिमिट होगी ना। उस लिमिट के बाद ब्रेन अडाप्ट कर लेगा और कहेगा कि नहीं यार बहुत हो गया, छोड़। कुछ लोगों को देखा ना जो अल्कोहल पीते हैं, एक दिन ऐसा आता है यार छोड़ दिया। अब छोड़ दिया उन्होंने तो मतलब छोड़ दिया, क्योंकि हद हो गई। मेरी नज़र में अगर सबसे कीमती चीज़ आप अगर किसी पार्टनर को दे सकते हो तो उसकी आज़ादी है, उसका फ्रीडम है, दे दो उसे। राइट। कहता ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये थे डॉक्टर हिमांशु गौर, जिन्होंने निश्चित रूप से अपने अनुभव के आधार पर जो समस्याएं देखी हैं और उन समस्याओं पे किस तरह से जीता जा सकता है, उन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है। और अगर हम अपने दिमाग की उन छोटी छोटी बारीकियों को समझ लें, अपने बिहेवियर के उन पैटर्न्स को समझ लें, NLP का थोड़ा बहुत सहारा ले लें, तो मुझे लगता है कि जो ख़राबी रिश्तों में आई है या हमारी ज़िंदगी के बीच में जो उठापटक चल रही है, उससे बाहर निकलने में काफ़ी हद तक हमें मदद मिल सकती है। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको अच्छा ही लगा होगा, और इस पॉडकास्ट की क्या बात आपको अच्छी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते हैं और दूसरे लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और उन तमाम सारे लोगों तक जिन्हें इस पॉडकास्ट की ज़रूरत है, जो अपनी ज़िंदगी में कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर उनकी ज़िंदगी को आप ठीक करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उन तक ये पॉडकास्ट भेज भी सकते हैं। आप सभी ने यहाँ तक इसे देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आप इतने अमूल्य समय निकाल कर आप इस पॉडकास्ट के लिए अवेलेबल हुए और आज की चर्चा आपने यहाँ पर शामिल हुए, उसके लिए मैं चाहूँगा हमारे तमाम सारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।